देश की 23 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को एकदम तगड़ा वाला पत्र लिखा है और साफ साफ कह दिया है कि इसके बाद कोई चारा बचता नहीं है हुजूर, आप ही आखिरी हैं। जी हां, एक दो नहीं बल्कि 23 विपक्षी पार्टियों और एक निर्दलीय सांसद ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिख के केंचुआ यानी ज्ञानेश कुमार की हरकतों का पूरा पर्दाफाश कर दिया है। बताया गया है कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी लोकतंत्र की अम्मा का चीरहरण कर दिया है। इस पत्र का पूरा सार क्या है, कौन कौन से सवाल उठाए गए हैं, कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं और यह पत्र लिखने से होगा क्या, पत्र लिखने के बाद का रास्ता क्या है, इन सब पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के कांग्रेस के नेताओं ने, वहां की सरकार ने ज्ञानेश कुमार के एसआईआर का कथित तोड़ निकाल लिया है। कुछ लोग तो यहां तक दावा करने लगे हैं कि कर्नाटक में ज्ञानेश कुमार और बीजेपी आरएसएस का चुनावी चोरी का गणित फेल हो जाएगा। यह दावा क्यों किया जा रहा है और कर्नाटक की सरकार ने कौन सा तोड़ निकाला है वो तो देखेंगे ही। इसके साथ ही आप सभी से एक छोटी सी अपील है कि ताली बजाइए, गाना गाइए, हो सके तो पड़ोसियों को मिठाई भी खिलाइए। आप कहेंगे कि क्या है, तो अरे भाई राजीव कुमार मिल गए, क्या हुआ, नाम भूल गए क्या? चलिए नाम भूल गए तो कोई बात नहीं, काम याद दिला देता हूं, फिर नाम भी याद आ जाएगा। अरे साल 2024 का लोकसभा चुनाव जिस मुख्य चुनाव आयुक्त के कर कमलों द्वारा किया कराया गया था, वही राजीव कुमार जो सरेआम ऑन कैमरा झूठ बोलते थे, घटिया घटिया शायरी सुना के दिमाग खराब करते थे, जिन्होंने भारत के चुनाव आयोग को अपने दादा की जागीर समझ लिया था, जिन्होंने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में किसी भी स्तर पर कथित गड़बड़ी करने, चुनावी चोरी करने की छूट दे रखा था, वही राजीव कुमार मिल गए हैं। और राजीव कुमार के मिलने के साथ साथ उनको बहुत बड़ा इनाम भी मिल गया है। जी हां, राजीव कुमार को एचडीएफसी बैंक में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाने का फैसला किया गया है, यानी बहुत बड़ा इनाम। अब बहुत सारे लोग इस डर में जी रहे हैं कि जो हाल इन्होंने देश के चुनाव आयोग का किया, कहीं वही हाल एचडीएफसी बैंक का भी न कर दे। ये तीनों ही मामले बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए एकदम टकी लगा कर देखते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात उस पत्र की कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को देश की 23 विपक्षी पार्टियों और एक निर्दलीय सांसद ने लिखा है। इस पत्र को लिखने में कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेफ्ट पार्टियां, डीएमके, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल, ये सब लोग शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन की जो पिछली मीटिंग हुई थी 8 जून को, इसमें आम आदमी पार्टी और डीएमके शामिल नहीं थे। लेकिन एसआईआर में जो गड़बड़ी हो रही है, जो डकैती हो रही है वोटों की, उससे लेकर जब पत्र लिखने की बारी आई तो सबने एक साथ मिलकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत को पत्र लिखा है। यानी सबको अपने अस्तित्व की चिंता है, भारतीय लोकतंत्र की चिंता है और आपकी चिंता है। सबको मालूम है कि बारी बारी सब डूबने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पत्र में लिखा क्या है। दरअसल इन सभी राजनीतिक दलों ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया है और कहा है कि यहाँ बहुत गड़बड़ी हो रही है। इस पत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी लिखी है जो मैं बार बार हजारों बार दोहरा चुका हूं, और वो ये है कि जब बाकी संस्थाओं से भरोसा टूटता है तब लोकतंत्र न्यायपालिका की तरफ देखता है। याद करिए, इससे भी तगड़ी लाइन मैं कितनी बार दोहरा चुका हूं कि देश की न्यायपालिका लोकतंत्र का अस्पताल होता है और वहां बैठे जज लोकतंत्र के डॉक्टर होते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में लगी हर बीमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी में बैठे डॉक्टर ठीक कर सकते हैं। बाकी अमृत काल में अपना डॉक्टर खुद ही बीमार हो गया है तो अलग बात है। दरअसल मामला यह है ना कि हलवा और पूड़ी दोनों में घी का ज्यादा प्रयोग होता है। हलवा में तो चीनी भी होता है और हलवा जब सरकारी हो यानी सत्ताधारियों का हो तो उसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट भी मिला होता है। ऐसे में ज्यादा हलवा पूड़ी खाना सेहत के लिए गड़बड़ हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है ना। और जब डॉक्टर का मोशन लूज हो जाए तो आप जानते हैं फिर वो मरीज का इलाज कहां से कर पाएगा। आप में से जो लोग नियमित दर्शक हैं वो बात समझ गए होंगे, जिनको नहीं समझ में आई है वो नियमित हो जाए। बाकी हलवा पूड़ी वाले लोग कौन हैं जो हैं वो समझ गए होंगे कि बात किसकी हो रही है। तो हलवा पूड़ी खा खा के, वो भी सरकारी वाला, सत्ताधारी नेताओं वाला हलवा पूड़ी खा खा के हमारी न्यायपालिका में बैठे बहुत सारे जजों का मोशन लूज हो गया है। और मोशन ही नहीं, इमोशन भी, नैतिकता भी, जिम्मेदारी भी, जवाबदेही भी, सब कुछ लूज हो चुका है। फिर भी विपक्षी दलों को उम्मीद है कि लेटरवाल लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल तमाम विपक्षी दलों ने पत्र के माध्यम से आरोप लगाया है कि एसआईआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। एसआईआर का कथित दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरह से बिकाऊ होकर चुनावी गड़बड़ी कर रहा है। चुनाव नतीजे में
में हेरफेर कर रहा है। यानी इन लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि जो चुनाव आयोग है अपना, ये पूरी तरह से भाजपा को चुनाव जितवाने के लिए 3-5-18 वाला गेम करता है, यानी फ्रॉड करता है। खबरों के अनुसार एसआईआर शुरू होने के बाद 13 राज्यों और यूटीज में 5 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए। पश्चिम बंगाल में ही करीब 27 लाख वोटर अपील लंबित रहने के कारण, यानी उन्होंने कहा था कि भैया हमारे पास कागज है, ले चेक करो, हमको वोट डालने दो, लेकिन केचुआ ने वोट डालने नहीं दिया। सोचिए ये कितना गंभीर मामला है। और पश्चिम बंगाल ही नहीं, हाल फिलहाल में जितने भी राज्यों में चुनाव हुआ है, डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि ये सारे चुनाव जबरदस्ती चोरी डकैती करके भाजपा ने जीता है और इसमें चुनाव आयोग ने सहयोग किया था। यानी अब इस संस्था को आप दिल से चुनाव आयोग भी नहीं कह सकते, इसे भाजपा का एक केचुआ विंग कह लीजिए, जिसका काम है विपक्ष को हराना, भाजपा को जिताना। ऐसे आरोप बार बार लगते रहे और अब तो 23 विपक्षी पार्टियों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कह दिया है कि केचुआ ऐसी गड़बड़ी कर रहा है। तमाम विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि जो वैलिड वोटर है उनका नाम भी धड़ल्ले से काटा जा रहा है। गंभीर बात यह है कि इसमें गरीब, प्रवासी, अल्पसंख्यक, किराएदार, आदिवासी, मजदूर यानी समाज का कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घुसपैठियों को हटाने के नाम पर एसआईआर शुरू किया गया। केचुआ से लेकर गोदी मीडिया और भाजपाइयों ने लगातार लाखों करोड़ों का नाम बता दिया कि इतने घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशी हैं, लेकिन पूरा का पूरा एसआईआर कितने राज्यों में खत्म हो चुका है। आज तक चुनाव आयोग ने आंकड़ा नहीं दिया कि कितने अवैध प्रवासी मिले। आज विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सवाल कर रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर नाम काटे गए तो आधार क्या था। 30 जून 2026 को तमाम विपक्षी दलों ने चीफ जस्टिस को संयुक्त पत्र भेजा है। इस पत्र में विपक्षी दलों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को गंभीरता से देखे। करोड़ों लोगों का नाम हटाना प्रशासनिक सुधार नहीं माना जा सकता, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। आरोप है कि फर्जी वोटर हटाने के नाम पर असली वोटरों को हटाया जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया का फायदा भाजपा को पहुंचाने के लिए यह सारा तामझाम किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से लेकर चुनाव प्रक्रिया यानी चुनाव कराने और वोटों की गिनती तक यानी परिणाम देने तक तरह तरह से घपलेबाजी करके विपक्षी दलों को हराने और भाजपा को जिताने का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया गया है। और तो और इस पत्र में कई राज्यों के उदाहरण दिए गए हैं कि एसआईआर और चुनावी मशीनरी का इस्तेमाल किस तरह से विपक्ष के खिलाफ किया गया है। बिहार से लेकर बंगाल तक और कई राज्यों की समस्याओं को चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने रखा गया है। और इतना ही नहीं, वोटर लिस्ट में नाम काटने के बाद जो वेलफेयर बेनिफिट से लोगों को रोका जा रहा है, यानी जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, राशन है, अन्य चीजें हैं, उनसे जो लोगों को बाहर किया जा रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अभी कल ही हमने इस वीडियो में विस्तार से बताया था कि कैसे देश के जाने माने पत्रकार आर राजगोपाल का पासपोर्ट रिन्यूअल रोक दिया गया क्योंकि एसआईआर में उनका नाम काट दिया गया है। तो अब ये एसआईआर कितना खतरनाक हो चुका है उसको समझने के लिए ये वाला वीडियो देखने के बाद, ये वाला जरूर देखिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। मामला बहुत आगे निकल चुका है जितना हम सोच भी नहीं सकते। विपक्ष ने नाम काटने का आधार, प्रक्रिया, नोटिस, अपील और आंकड़े साफ साफ सार्वजनिक नहीं करने का भी आरोप चुनाव पर लगाया है। और इस पत्र के माध्यम से इन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि लोकतंत्र में आखिरी भरोसा न्यायपालिका पर है, इसलिए चीफ जस्टिस को ध्यान देना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा और नहीं आ रहा है तो आना चाहिए कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत वही है ना जिन पर कारवां ने लंबे चौड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जमीन खरीद से लेकर और न जाने क्या क्या, लोगों का पैसा तक नहीं देने का। आज तक इन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब तो दिया नहीं। यही नैतिकता है। उल्टे तमाम तरीके के आरोपों को झेलने वाले लोगों को नए नए जज बनाए जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल का मामला हो चाहे बिहार का मामला हो, पूरी एसआईआर प्रक्रिया तो इन्होंने ही अपनी निगरानी में करवाया। चुनाव आयोग को रोकने टोकने की बजाय इन्होंने चुनाव आयोग का साथ दिया, बल्कि अपने जजों को लगा के चुनाव आयोग का साथ दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि जो भी गड़बड़ी हुई है वो उनकी नजर से दूर थी, बल्कि उन तमाम कथित गड़बड़ियों में ये खुद भी शामिल थे। इस तथ्य को कोई छुपा नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं, कपार पे कट्टा सटा के भी नहीं। इन्हीं की बेंच ने कह दिया था कि इस बार नहीं तो अगली बार वोट डाल लेना, और उनकी आंखों के सामने लाखों लोगों का वोटिंग राइट छीन लिया गया, संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया। वो संवैधानिक अधिकार छीन लिया जो संविधान ने देश की जनता को दिया था, और उसी संवैधानिक अधिकार के कारण ये लोग भी बड़े बड़े पदों पर बैठे। पिछले दिनों जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चीफ जस्टिस को चुनावी गड़बड़ी पर पत्र लिखेंगे, तब भी मैंने कहा था कि लेटर लिख के करेंगे क्या। वर्तमान चीफ जस्टिस मेरे सूत्रों के अनुसार ऐसा कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं है जिससे देश का लोकतंत्र मजबूत हो, विपक्षी दलों को निष्पक्ष चुनाव मिले, देश की जनता को उनका अधिकार मिले, और किसी भी रूप में बीजेपी आरएसएस का कोई नुकसान हो जाए। खुद न्यायपालिका के भीतर ही चर्चा इस तरह की है सूत्रों के अनुसार कि जिस तरह महामानव की नस माय फ्रेंड डोलाल्ड के यहां दबी हुई है, उसी तरह से हलवा पूड़ी वालों की नस भी दबी है महामानव के यहां। अब चाहे आप जितना लेटर लिख मारिए, क्या आपने विश्वगुरु ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, चीन के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं?
तो वही कहानी कथित रूप से यहाँ भी है। लेकिन हाँ, पत्र लिखने से एक बात तो होती है कि चर्चा होती है। उन्होंने पत्र लिखा, हमने बात की, आपने सुना, इसके बाद आप भी लोगों में चर्चा करेंगे। और इतना सब कुछ होने के बाद जब चीफ जस्टिस की तरफ से खामोशी होती है, कोई एक्शन नहीं होता, विपक्ष के लेटर को तकिया के नीचे रख के सो जाते हैं, तो फिर देश की जनता को मालूम तो पड़ता है ना, और दुनिया को भी मालूम पड़ता है कि भारतीय लोकतंत्र को कौन सी गंभीर बीमारी लग गई है और कितने बीमार लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, कितने कमजोर और कितने अलोकतांत्रिक अनैतिक लोग बड़े बड़े पदों पर बिठाए गए हैं, जो खुद ही भारतीय लोकतंत्र को डुबा रहे हैं। बहरहाल, कर्नाटक में भी 30 जून 2026 से एसआईआर की शुरुआत हुई है, लेकिन चर्चा है कि कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के एसआईआर का तोड़ निकाल लिया है। कर्नाटक सरकार ने इलेक्शन कमीशन के सामने गंभीर आपत्तियां रखा था, लेकिन प्रियंक खड़गे ने कहा है कि कर्नाटक कैबिनेट ने चुनाव आयोग को लिखित में 8 से 10 ऑब्जेक्शंस भेजे थे, लेकिन चुनाव आयोग और स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कोई जवाब नहीं दिया। अब चर्चा यह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि सरकार नागरिकों को परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देगी, यानी बिहार और बंगाल वाला खेल देखने के बाद कर्नाटक में कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले डीके शिवकुमार ने अपनी बुद्धि भिड़ा दिया है और कहा है कि हमारी सरकार हर एक कर्नाटक वासी को एक परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देगी, ताकि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लोगों को अपना निवास साबित करने में आसानी हो जाए। बताया गया है कि नागरिक इसे सेवा सिंधु पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटक सरकार को चिंता है कि वोटर लिस्ट में जो बदलाव हो रहा है वो साफ सुथरा हो, निष्पक्ष हो, पूरी एसआईआर प्रक्रिया फेयर होनी चाहिए, बिहार और बंगाल की तरह नहीं। अभी चुनाव आयोग यानी ज्ञानेश कुमार जिस तरह से एसआईआर करवा रहे हैं उसमें बहुत सारे छेद हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, और हमने तो लगातार आपको दिखाया है कि किस किस तरह से जिस राज्य में जिस तरह से वोट काटा जा सकता है उस राज्य में चुनाव आयोग ने वैसा ही फार्मूला अप्लाई किया, भाजपा को फायदा पहुंचाया। प्रियंक खड़गे लिखते हैं कि हमने चुनाव आयोग से पूछा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या है और किस लीगल बेसिस पर नागरिकों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकता है, यानी सिर्फ सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम के आधार पर अगर वोटर को सस्पिशियस मान लिया गया तो सरकार उसका क्लियर रूल मांग रही है। कर्नाटक कैबिनेट ने चुनाव आयोग से कई सारे सवाल पूछे थे। पहला तो ये कि लीगल बेसिस क्या है, एसआईआर से नाम हटाने का क्राइटेरिया क्या है, सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर क्या है, सॉफ्टवेयर सिस्टम कैसे काम करेगा, वोटर के सेफगार्ड्स क्या है, यानी वोटर क्या क्या कर सकता है अपने बचाव में। सीधी बात यह है कि पहले चुनाव आयोग साफ करे कि प्रक्रिया कानूनी और भरोसेमंद है या नहीं। कैबिनेट ने कहा है कि एनुमरेशन फॉर्म भरने की टाइमलाइन कम से कम 3 महीने बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि बीएलओ और एडमिनिस्ट्रेशन पर अनावश्यक दबाव न पड़े, वो दबाव में काम न करें। आपको याद होगा एसआईआर के दौरान कितने कर्मचारियों की मौत हो गई, कितनों ने कथित रूप से स्वतः अपना जीवन समाप्त कर लिया। जल्दबाजी में नाम कटने का खतरा भी नहीं होना चाहिए। कर्नाटक की सरकार ने चुनाव आयोग से कहा है कि हमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी समझाइए, गड़बड़ी होने पर कौन अधिकारी जिम्मेदार होगा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सॉफ्टवेयर किस आधार पर वोटरों को डाउटफुल मानता है, यह सब कुछ जनता को बताना पड़ेगा। कैबिनेट की मांग है कि बीएलओ के पहले फील्ड वेरिफिकेशन के बिना किसी वोटर को चैलेंज या नोटिस न दिया जाए। साथ में यह भी मांग किया गया है कि छोटी स्पेलिंग मिस्टेक, क्लरिकल एरर या ट्रांसलेशन एरर को ऑब्जेक्शन का आधार न बनाया जाए। उदाहरण के तौर पर इन्होंने कहा है कि अगर किसी कागज में मोहम्मद पूरा लिखा है और फिर कहीं मोहम्मद MD डॉट लिखा है तो फिर ये गलती नहीं है, इस आधार पर नाम नहीं कटना चाहिए। और अभी पिछली वीडियो में हमने दिखाया था कि किस तरीके से एक डॉट की वजह से पश्चिम बंगाल के भीतर एक व्यक्ति का नाम काट दिया गया और अब वो अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट तक नहीं बनवा पा रहे हैं। यहाँ ज्ञानेश कुमार का खेल देखिए। कर्नाटक सरकार ने चुनाव आयोग से यह भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम तब तक नहीं हटना चाहिए जब तक कि उसे नोटिस न मिले, सक्षम अधिकारी के सामने हियरिंग न हो और पर्याप्त कारण न दिए जाएं। साथ साथ कारण लिखकर दिया जाना चाहिए। कर्नाटक की सरकार चाहती है कि चुनाव आयोग पूरा वैलिड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट साफ करे कि कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा, कौन सा नहीं। कैबिनेट ने यह भी कहा है कि वोटर आईडी और आधार को हटाने पर फिर से विचार किया जाए। साथ ही साथ कर्नाटक की कुटुंब आईडी को भी मान्यता दी जाए तथा सबूत देने का पूरा बोझ गलत तरीके से जनता पर न डाला जाए। कर्नाटक कैबिनेट चाहती है कि नए नाम जोड़ने वाले फॉर्म 6 एप्लीकेशन और नाम काटने वाले फॉर्म 7 ऑब्जेक्शंस को ठीक तरीके से प्रक्रिया के तहत लाया जाए। रोज का रोज डाटा पब्लिक हो, AI टूल और सॉफ्टवेयर पर ट्रांसपेरेंसी हो, ऑब्जर्वर की भूमिका साफ किया जाए। महिलाएं, माइग्रेंट वर्कर्स, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, आदिवासी, विधवा, विकलांग और ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ खास व्यवस्था की जाए, अनाथों के लिए भी किया जाए। इस तरह के तमाम सवाल चुनाव आयोग को कर्नाटक की सरकार ने, वहां की कैबिनेट ने लिख कर दिए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी समस्या यही है कि विपक्ष सवाल करता है, केंचुआ खामोश हो जाता है और फिर बात आई गई हो जाती है। लेकिन अब विपक्ष को दिखाना पड़ेगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ये चोलबे ना। चुनाव आयोग को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, ज्ञानेश कुमार का मुंह खुलवाना पड़ेगा, वरना लोकतंत्र की ऐसी तैसी तो हो ही चुकी है। पत्र लिखने, सवाल करने का समय निकल चुका है, अब जवाब लेने का समय आ चुका है। जवाब देने वाला अगर भाग रहा है तो दौड़ा के पकड़ने का समय आ गया है। अब नहीं पकड़े तो फिर दौड़ा के पकड़ने की हालत में भी नहीं होंगे। ये बात लिख कर रख लीजिए, चाहे आप विपक्ष के नेता हो, कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता हो। क्योंकि देखिए ना, भारतीय लोकतंत्र की ऐसी तैसी करने वालों को कितने बड़े बड़े इनाम मिल रहे हैं। HDFC बैंक ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को
पार्ट टाइम अध्यक्ष बनाया है, ये भारत के पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। यहाँ पर इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। हालांकि अभी आरबीआई का अप्रूवल बाकी है। बाकी तो आप जानते ही हैं कि राजीव कुमार को ये इनाम कहाँ से मिला होगा, किन के सहयोग से, किन के आशीर्वाद से मिला होगा, तो अप्रूवल भी मिल ही जाएगा। मार्च 2026 में एचडीएफसी बैंक में पूर्व अध्यक्ष ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि बैंक की कुछ चीजें उनके पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स से मेल नहीं खा रही। जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया, एचडीएफसी बैंक के शेयर तेजी से गिर गए और अब राजीव कुमार को चुना गया है इस बैंक के साथ अपने वैल्यूज और एथिक्स को मैच कराने के लिए। वैसे एक बात तो है, राजीव कुमार के एथिक्स और वैल्यूज कहीं भी मैच कर सकते हैं। चुनाव आयोग का मुखिया रहते हुए इन्होंने जो जो कांड किया और भाजपाइयों को करने दिया, आपको लगता है कि उनके वैल्यूज और एथिक्स कहीं टकराएंगे? उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या इनका कोई वैल्यू और एथिक्स होगा भी जो टकराएगा? मैं तो कहता हूं कि एचडीएफसी बैंक ने बहुत बढ़िया आदमी चुना है। चाहे वहां जितनी बड़ी गड़बड़ी होगी, राजीव कुमार उसको संभाल लेंगे। याद है ना, जब नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपा नेताओं पर आरोप लग रहे थे कि ये लोग खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, बंटवारा करके वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में झूठ फैला रहे हैं, आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो इन्हीं राजीव कुमार ने बड़ी बेशर्मी के साथ घटिया शायरी सुनाते हुए कहा था कि हमने 2 बड़ी पार्टियों के 2 बड़े नेताओं को छूट दे रखा है। मानो वो छूट इनके दादा खेत में उगाकर कहे थे और कहे थे कि लो राजीव, देश की 2 बड़ी पार्टियों के 2 बड़े नेताओं को पकड़ा देना। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने बड़े स्तर पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे, याद है कि नहीं? किस तरीके से वोटिंग के बाद 12 दिन तक देश की जनता को बताया नहीं गया कि कितने वोट पड़े, कितना % वोट हुआ। वोट पड़ने के बाद किस तरीके से वोट प्रतिशत बढ़ जाता था, वोटर टर्नआउट कैसे कैसे रातों रात कई बार चुनाव बीतने के बाद बढ़ता था। ये सब आपको याद है कि नहीं? और जब हम लोग ऐसे मुद्दों पर वीडियो बनाते थे, सवाल करते थे, तो उस वीडियो को पहले डिमोनेटाइज किया जाता था ताकि हमको उससे कोई पैसा न मिले। वो वीडियो लोगों तक पहुंचने से रोकी जाती थी, वीडियो चलती नहीं थी, और तो और बहुत सारी वीडियो तो गायब हो गई, डिलीट हो गई। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वीडियो गायब होने के बाद हमारे पास कोई सबूतवा नहीं है कि वीडियो गायब हो गई। ये सारा खेल हम लोग देख चुके हैं, दिखा चुके हैं। तो एचडीएफसी ने बहुत बढ़िया आदमी चुना है। मुझे पूरा भरोसा है कि राजीव कुमार ने जो हाल चुनाव आयोग का किया था, उससे भी बढ़िया हाल एचडीएफसी बैंक का करेंगे। एक्स पर मैंने देखा बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में मेरा खाता है, जा रहा हूं बंद कराने। कोई कह रहा है कि मेरे बैंक खाते में इतना पैसा है, अब क्या होगा? क्या अब एचडीएफसी बैंक पर भरोसा किया जा सकता है? हमारा पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? कहीं हमारे पैसे का भी तो वही नहीं हो जाएगा जो देश के लोकतंत्र का हो गया राजीव कुमार की निगरानी में। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं कि राजीव कुमार के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। भारत का चुनाव आयुक्त अब कहीं भी नौकरी कर सकता है। कोई 60-70 के दशक का उदाहरण मिल जाता तो इसे सही बताने में सुविधा हो जाती। सही गलत का समय अब जा चुका है, अब गलत ही सही है। बधाई दीजिए। चिंता यही है कि एचडीएफसी का हाल चुनाव आयोग जैसा न हो जाए। खाता धारक को कुछ सचेत रहना होगा, कहीं उनके पैसे का एसआईआर हो गया तो ईश्वर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। राजीव कुमार एचडीएफसी के कार्ड पर अपनी शायरी खुदवा सकते हैं। कार्ड बहुत बोरिंग हो गए हैं। वैसे आपको याद दिला दें, राजीव कुमार जो गिने चुने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उसमें एकदम टॉप क्वालिटी की घटिया वाली शायरी सुनाते थे। याद है ना, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। बाकी देखते जाइए, चोरी कराओ इनाम पाओ की कहानी कहां तक पहुंचती है। देश का विपक्ष और देश की जनता अपने पुरखों के दिए हुए लोकतंत्र को बचा पाती है या फिर सब कुछ लुटते हुए टुकुर टुकुर देखती रह जाती है। वीडियो पसंद आए हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।